और नहीं नहीं सही है। देखो अच्छा बताया है ना कि यहाँ पे उसको क्या चेक करना होता है, इंटरव्यू के बारे में क्या चेक करना होता है। अगर कोई पूछता है कि आपका इंट्रोडक्शन बताओ, क्या चेक करना होता है, उसको बहुत सारा चीज से मतलब नहीं है कि आप कैसे। पहला ही क्वेश्चन ऐसा ही रहता है कि आप अपने बारे में बताओ या अभी क्या कर रहे हो। ऐसे पूछेगा बेटा कुछ खाए हो क्या, ये भी पूछ सकता है। खा के आया है। अगर देखेगा कि आपको आप नर्वस हो तो डायरेक्टली यही पूछता है क्या बेटा चाय पियोगे। मजाक करेगा। जैसे कि 64वीं में क्या था कि हम थोड़ा सा वो प्रेशर में थे। इस बार कम, थोड़ा इस बार भी था प्रेशर, कोई भी एग्जाम में प्रेशर होता है। इस बार थोड़ा कम प्रेशर था, है ना। तो पहली बार में क्या हुआ कि जैसे गए तो 1 मिनट तक कुछ पूछा ही नहीं हमसे। है ना। तो वहाँ पे माहौल बहुत ही शांत माहौल होता है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो एक्सप्रेशन है ना, उसी पे आपको वो कर लेगा। शुरू के 1-2 मिनट में पता चल जाता है कि किस लेवल के हो आप, या किस तरह से उसे क्वेश्चन वो पूछा है। हम 2-3 लोगों से बात भी किए हैं कि जैसे कि जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है या बहुत परेशान है, उसको कूल कर देता है बेटा बोल के, पानी पिला के। ऐसा ऐसा भी कर सकता है। बट आप में ये झलकना चाहिए कि हम एरोगेंट नहीं है, हम बाबा नहीं बन रहे हैं, है ना। हम जेन्युइन हैं, है ना, कि हमारा उस तरह की चीजें हैं, हम ऑनेस्ट है। तो वो समझता है कि किसी का अगर फर्स्ट टाइम है इंटरव्यू, तो उसे पता है कि वो चीज है। अब जैसे कि किसी से पूछ लिया कि अपने बारे में बताओ, ट्रस्ट में कई लोग कुछ समझ में नहीं आता कि अपने बारे में क्या बताएं। कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस तरह के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना, तो उसको आपको तैयारी करना होगा। जैसे कि हमसे पूछेगा कि अपने बारे में बताओ। तो अगर वो पूछ लिया कि अमर अपने बारे में बताओ, हम अपना नाम नहीं बताएंगे, नाम से स्टार्ट नहीं करेंगे। या पहले पूछ जाएगा अमर आप जमुई से हो ना, तो अपने बारे में बताओ। अमर और जमुई भी पूछ लिया, हम भी दोनों नहीं लेंगे यूज। तो जनरल चीज है, क्या बताना चाहिए। आप अपना एड्रेस बताओ, कहाँ से हो, स्कूलिंग कहाँ है, ठीक है। उसके बाद आप ऑप्शनल क्या लिए हो ये भी बता सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है वो बता सकते हो। हॉबीज क्या है ये बता सकते हो कि आप। उसके बाद आप एंथुआजिक हो, आप पैशनेट हो, कोई जाम चैलेंजिंग जॉब आपको पसंद है, तो एक अपना एक विजन भी बता सकते हो। ये 3-4 चीज है कि इस पे आप काम कर सकते हो, है ना। तो ये चीज है ना। प्रियंका कुमारी आप बताइए आप अपने बारे में। First of all, I would like to say good evening, sir. My name is Priyanka. I did my I did my schooling from St. Karen's School. Then I did for +2 St. Karen's High School. Then I did my graduation from Patna Women's College from Botany Honors, and then I pursued my MBA from Lalit Narayan Mishra, that is Lalit Mishra College. And that's all about me. I am a sports person. Uh, I love to planting trees. My hobby is to planting trees. That's सही all. है। देखो, अब अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर नहीं है, मतलब चेक करने वाले नहीं है। हमारे अनुसार कोई भी कमेंट करे, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारा वैसा भी नहीं बहुत ज्यादा नंबर है, बट हम जो एक्सपीरियंस है उस आधार पे हम बोलते हैं। बहुत सुपर्ब इंटरव्यू, मतलब वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब आप जितना बताए हैं ना, 50% आपका इंटरव्यू यहीं से होगा। आप जो हॉबी बताए प्लांटेशन, ट्रस्ट मी आधा मतलब अच्छा है ये, तब अच्छा हॉबी है। तो मतलब हो सकता है आधा इंटरव्यू इसी पे चल जाए या पूरा इंटरव्यू यहाँ तक चल सकता है। जैसे कि इस बार मेरा राइटिंग ऑन स्लम, तो 70% इंटरव्यू मेरा इसी पे था। स्लम क्या है, कैसे इमर्ज हुआ, इसको रोकने के लिए क्या करोगे, क्या स्कीम चल रहा है, स्लम में वुमेन्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से चीजें होता है। तो जो पहला तो 2-4 क्वेश्चन होता है ना, आप इंटरव्यूअर के अपने डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। उसको ऐसा इंटरेस्टिंग लगे कि कोई पूछे। अब जनरली पूछता है, जनरली बोलता है मेरा घर यहाँ है, हम यहाँ पास आउट हुए हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। अब इसे क्या पूछेगा। मैं के अपने बारे में एक जबरदस्त मतलब एक होना चाहिए कि आप उसको कैच कर सको। जैसे कि हम अपना बारे में बताते हैं
कि शुरू से, जैसे मेरा नाम अमरजीत साबरी है, हम जम्मू से बिलोंग करते हैं, वहीं से मेरा स्कूलिंग हुआ है ना। उसके बाद हम बीटेक एनआईटी दुर्गापुर से करते हैं। देखो बीटेक एनआईटी दुर्गापुर, यहाँ से क्वेश्चन इंस्पायर्ड हो सकता है। हम जॉब किए हैं, है ना, पॉवर्टी एलिवेशन पे जॉब किए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन इंस्पायर्ड हो सकता है। मेरी हॉबीज राइटिंग्स ऑन स्लम, यहाँ से हम 3-4 ऑप्शन दे दिए उसको, आप यहीं से पूछो और यहीं से हम तैयार हैं। पिछले बार भी हम यही गेम खेले, आई डोंट नो, नंबर उतना अच्छा नहीं है, और इस बार भी हम वही गेम खेलने की कोशिश की, आई डोंट नो कितना नंबर देगा, बट आप इंटरव्यूअर को अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करो। ये सबसे पहला काम हमारे अनुसार से होना चाहिए, ठीक है ना। अभिषेक कुमार, जी सर। अभिषेक बताइए आपका हॉबी क्या है? मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना है। क्यों? हेलो। क्यों? पसंद है। क्यों पसंद है, वही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो तो खेलने में मजा आता है क्या? हाँ सही है, इस तरह से बता सकते हो, खेलने में मजा आता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्न है एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, ये हमें एक फिटनेस का वो देता है ना। हमारे गांव जैसे हमारा भी यही एक हॉबी है, राइटिंग, प्लेइंग क्रिकेट, है ना, तो उसके क्या क्या खासियत बात है वो बता सकते हो। ये फिटनेस देता है, ये कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है ना, ये रूल बेस्ड है ना, तो इस तरह की चीजें हैं। हमारे गांव में यही खेला खेला जाता है, बचपन से इसी में है, तो इसका 2-3 बार वो एग्जैक्ट उसको पता भी नहीं है क्यों पसंद है, भाई तुम्हारी पसंद है तुमने बताओगे, बट इसका एक लीगल टाइप के या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में बोलना होता है, मजा लगता है, इसे नहीं बोलना, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, आपको जो चेयरमैन होता है उसका बेसिक काम आपके बायोडाटा से पूछने का होता है, ठीक है ना। बायोडाटा क्या होता है पता चल गया हो, जो अभी अपने बारे में बताओ, यही बायोडाटा है, ठीक है ना। तो बायोडाटा क्या होता है, नेट पे सर्च मारना, है ना, उसके डिटेल्स बनाना, सारे कंपोनेंट लिखना, वहां से क्या क्या क्वेश्चन इंस्पायर्ड हो सकता है उस पर एक तैयारी करना, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मेंबर आपको जनरली हम दोनों में देखें, जनरली वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ के हमें परेशान करता है, दोनों बार में, इस बार में भी और 64वीं में भी। तो फैक्चुअल पूछे तो वो एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि आप सारा क्वेश्चन सारा जानकारी आपको पता रहे, लेकिन अगर अभी ओलंपिक से पूछा हमसे कि इंडिया के लिए सबसे अच्छा मेडल किसने लाया, गोल्ड मेडल लाया, यही क्वेश्चन पूछा था, तो हम बोले कि नीरज चोपड़ा, ये इतना तो पता होना चाहिए, है ना, बीइंग आप देश की सेवा करना चाहते हो तो इतना तो पता होना चाहिए देश के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि सारा सवाल बताओ, सारा जवाब बताओ, है ना, एक एक बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, वो चीज है। फटाफट पूछेगा, आपको प्रेशर कर देगा, जैसे हमसे पूछा था इस बार कि कौन सा लिया इंडिया में गोल्ड मेडल कौन लाया, तो बताया नीरज चोपड़ा, फटाक से। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन लिया, अब क्या पता सबसे ज्यादा कौन मेडल लिया, हाँ ये फिर पूछा, फटाक से पूछ दिया कौन सा देश सबसे ज्यादा लिया, ये हमको पता था यूएसए, फिर पूछा सेकंड नंबर में सिल्वर कौन लिया, फटाफट, कि उसका मकसद ये नहीं है कि उसको नॉलेज लेना है, इससे इसका मकसद है कि हमें प्रेशर में डाले, ताकि जो नेक्स्ट इंटरव्यूअर है, हम प्रेशर में रहेंगे और नेक्स्ट इंटरव्यूअर है वो हमारे प्रेशर में कैसे चीजें निकलवा सकता है। तो वो सेकंड मेंबर का यही हम जो ऑब्जर्व किए हैं, यही काम होता है। तो जानने की कोई जरूरत नहीं है सारा चीज, इसका सबसे बेसिक सोर्स क्या है उसकी तैयारी के लिए, वो है करंट अफेयर पेपर। करंट अफेयर मीन्स पेपर पढ़ो, ट्रस्ट में जितना भी हम जवाब दे पाए, सिर्फ जो 10 दिन में हमारे पास 7-8 दिन ही था तैयारी करने के लिए, 66वीं के मेंस की वजह से, अगर 1 महीना की तैयारी करते तो और भी हम चीजें बता सकते थे, प्रेशर को हैंडल कर सकते थे। तो ये 10 दिन पेपर बने, सारा क्वेश्चन पेपर से इंस्पायर्ड था, जितना पेपर में विजुलाइज हो चुका था, क्योंकि नीरज चोपड़ा का पूरा फोटो चल रहा था, यूएसए का पूरा वो चल रहा था, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, तो एक ही बार क्वेश्चन में था, पेपर में था पहला, इस बार तो हो गया, अगले बार हम मिलेंगे पेरिस में, हेडिंग था,
हेडिंग दिमाग में आ गया, फटाक से बता दिए पेरिस में 2024 में। पारा ओलंपिक कब होगा, तो ये सारा चीजें कहाँ होगा, तो मतलब समझ रहे हो ना, पेपर से सारा इंस्पायर्ड होता है। पहला, आपको बायोडाटा पे फोकस करना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरा, प्रेशर को हैंडल करना है, जो कि आपको करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन होंगे जनरली, बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल। थर्ड, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको प्रेशर दे दिया है, अंदर से खराब लग रहा है, हमको बता ही नहीं है, अंदर से खराब, आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इन द सेंस कि आप अगर एसडीएम हो, आप अगर डीएसपी हो, तो आप वहां पे क्या करोगे। जैसे इस बार हमसे पूछा कि माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा हो रहा है बिहार से, है ना, तो बीइंग एसडीएम, आप तो 1-2 साल ही रहोगे एसडीएम, तो आप क्या करोगे। अब माइग्रेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम है, 1-2 साल में हम क्या कर सकते। तो हमको जो दिमाग में उसमें आया कि माइक्रो लेवल पे मैपिंग करेंगे, कहाँ पे लोगों ज्यादा माइग्रेट होता है, माइग्रेट होने का रीजन क्या है ये पता करेंगे, स्किल मैपिंग करेंगे, और उस अनुसार से हम वहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जैसे मनरेगा हुआ, जीविका हुआ, इस तरह की चीजें हम बताए उसको। फट से बोला ये तो चल ही रहा है तो ये तो चल ही रहा है, तो और क्या करोगे। अब लो, अब क्या करोगे बताओ, तो कुछ नहीं सूझ रहा है। तो लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ 1-2 चीजें बोलना है हमें, उसको पता है, किसे सही से पता नहीं होगा, बट फट से बोलन कि ये तो कर ही रहा है, अब यहाँ तो तुम हड़बड़ा गया, चुप हो जाओगे, गया। तो कुछ ना कुछ तो 1-2 बोलना ही है, लोगों को अवॉइड करेंगे। वुमेन्स को पार्टिसिपेशन, एनजीओ जो होगा आसपास में, उसको वहां पे लाएंगे, उसको चैनलाइज करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे जो ऐसा सिचुएशन हैंडल कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, हम क्या बताना चाह रहे हैं। फिर हमको पूछा था कि फटाक हम क्या हुआ था कि फिर बताने लगे कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म क्यों जा रहे हो, हम तो दो ही साल, हम बोलते नहीं 2 ही साल रहोगे। फिर फट से बोले कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की जरूरत है मैम, ताकि अच्छे से माइग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बात तो कहीं और ले जा रहा है, समझ रहे ना, लेदर इंडस्ट्री, है ना, इस तरह के वो चीज में वो है। मखाना जैसे जो यहाँ पे है, पूरे वर्ल्ड का 72% मखाना बिहार में प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह के जो लोकल फॉर वोकल चीजें करने की जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत की करने की जरूरत है। लघु उद्योग का, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब कहाँ ये अपने आप को बोलना है, वहाँ चुप नहीं। बिगेस्ट क्राइम इज साइलेंट होना, चुप रहना, चुप नहीं रहना है। और ये भी नहीं करना है कि आप कुछ से कुछ बता दो, रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर के पास गए और यहाँ पे दर्द है आपको, ठीक है, इस हाथ में दर्द है, अब कहा कि आप पैर का दवाई दे दिया, अरे कम से कम ये हाथ का दर्द है, ये हाथ का तो दवाई दो पैर का दे दोगे। या आदमी को प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जानवर वाला दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। उद्योग बढ़ाना, लघु उद्योग बनाना, अगरबत्ती वो करना, अगरबत्ती जैसे इंडस्ट्री को लाना, जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हमें लगा इस तरह से वो करना है आपको अंदर से, जो है ना वो चीज। उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर होता है वो आपको सब्जेक्ट से, ऑप्शनल से पूछते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके हॉबी से इंस्पायर्ड हो, आप कहाँ जॉब हो, उसका यूज कहाँ है, आपका वो चीज एडमिनिस्ट्रेशन में यूज। जैसे मेरा सोशियोलॉजी है, तो ऐसा पूछ सकता है कि सोशियोलॉजी का यूज एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे है, बेसिक नॉलेज। वो जैसे मेरा सोशियोलॉजी था, कभी पूछता है कि सोशियोलॉजी क्या होता है बताओ, समझ रहे हैं ना। आशीष कुमार, यस सर। तुम्हारा ग्रेजुएशन में तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स सर। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स सर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक सिस्टमेटिक नॉलेज है सर, वो एक किताब है इकोनॉमिक्स, ये है सर, एक ठीक है, सिद्धांतों का एक इस पे एक संग्रह अच्छा है। डिफिनेशन तैयार रखना। तो कोई भी सब्जेक्ट है ना, जैसे मेरा सोशियोलॉजी, इसको 2 तरह से हम तैयार रखते हैं इसका डिफिनेशन। एक जो मेरा भाषा में क्या है, एक किताबी भाषा में क्या है, मतलब कोई थिंकर जैसे इमाल दुर्खिम क्या बोला है, इस तरह से 2 डिफिनेशन हमेशा रखना।
समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से वो Yes. करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इकोनॉमी का कैसे यूज है, तो इस तरह की चीजें मतलब समझ रहे हैं ना, ऑप्शनल में बहुत बड़ा नहीं पूछता है। प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिंपल सा पूछेगा, इसका यूज क्या है, बहुत वो बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उसका अप्लाइड सेक्टर, बिहार में इकोनॉमी जर्जर क्यों है, बिहार को बीमारी क्यों बोलते हैं, मतलब हम इंटरव्यूअर नहीं है, हम एक इनलाइटन दे रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछेगा कि बिहार का जीडीपी कितना % है, ये पूछ सकता है जीडीपी क्या होता है, जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, एज एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, एसडीएम हो गए तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या करो, सिंपल। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? और एक मेरा जो Yes, अप्रोच sir. होता है आंसर के लिए, तो चौथा मेरा जो स्लाइड था उस पे था कि कलेक्टिव इफोर्ट, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अकेले कोई सॉल्व नहीं किया है, कलेक्टिवली लगता है, सारे लोगों की भागीदारी जरूरी है उसमें, सरकार की भी भागीदारी, एनजीओ की भागीदारी है ना, आपको लोगों को भागीदारी, लोगों को सामने आना चाहिए, लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, है ना। कलेक्टिव इफोर्ट क्या होता है आप लोग के साथ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सपोज आप लोग को बोल दिया जाए, है ना, कि गरीबी कैसे मिटेगा, कैसे खत्म, ठीक है। कलेक्टिव इफोर्ट का मतलब ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल है, ठीक है, मीडिया का क्या रोल है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट जो कंपनी उसका क्या रोल है, लोगों का क्या रोल है ना, एनजीओ या सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, सरकार क्या कर सकती है, इस पर स्कीम बना सकती है, जैसे कि मनरेगा, एमजी नरेगा, हम आपको जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। मीडिया क्या कर सकती है ना, कि पॉवर्टी अवेयरनेस जो स्कीम है उसको अवेयर करेगी, लोगों तक पहुंचेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, ये CSR होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका यूटिलाइजेशन हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन में कर सकते हैं। लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा भागीदारी में, लोगों को साथ आना होगा। कई लोग, कई जगह क्या होता है कि जैसे वैक्सीन दे रहा है सरकार, कई जगह वैक्सीन हेजिटेंसी है, कोई वैक्सीन लेने के लिए आता ही नहीं है, सरकार क्या करेगी, लोगों को भी पार्टिसिपेट करना होगा। कई लोग है गरीबी, हम गरीबी सरकार का पैसा ले गए तो लोगों को भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत होती है। बहुत सारे एनजीओ और बहुत सारा सिविल सोसाइटी है, ये गरीबी के लिए काम करती है। जैसे कि आपको सुलभ इंटरनेशनल है, बिंदेश्वर पाठक का, वो दरभंगा में क्या किए थे कि पानी को मतलब रिफाइन करके और बहुत कम रेट में 50 पैसे में बेचता था। अगर ऐसा स्कीम्स गांव में ले आए, मतलब जहाँ पे गरीबी है वहां पे ले आए, कितना अच्छा होगा उसके लिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कलेक्टिवली इफोर्ट करने की जरूरत होती है। अगर इस तरह से अप्रोच रहेगा तुम्हारा, सारे लोग एक साथ आएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम है बहुत आसानी से उसे वो हो सकता है। समझ रहे हो ना? हेलो। हाँ तो वो चीज है। जी तो ये सारा चीज है, कोई प्रॉब्लम को कलेक्टिवली करना। तो हमारे जितने भी अप्रोच रहते थे, हमारे जितने भी अप्रोच में झलकना चाहिए कि आप अकेले दूर नहीं कर सकते, सारे लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जितना भी आप आंसर दो हमारे अनुसार से, तो उसमें ये करना कि नहीं हम ही बॉस हैं, हम यहाँ के डीएम, हम करिए देंगे तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये रहा आज का मेरा एक छोटा सा क्लासेस है ना, तो ये चीज है। तो वो चीज है ना, इसका वीडियो इसका अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग इसको वो करना है ना, शेयर करना पॉसिबल हो तो, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। सब्सक्राइब भी करना। तो वो चीज है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है इंटरव्यू रिलेटेड। Sir, hello. So, sir, यस प्लीज। सर कोई भी कैंडिडेट अगर कोई एडिशनल
उसके पास कुछ है, अलग से कोई अगर डिग्री ले रखा है तो वहां से भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है। उसको बताओगे तो कर सकता है, जैसे हम बताते हैं एमए इन सोशियोलॉजी, हम जानते हैं सोशियोलॉजी पूछो, हाँ। हम बताते हैं ये। जैसे हमसे पूछा था 64 में कि अमर आप क्या कर रहे हो अभी, हाँ। तो हम बताया ग्रेजुएशन के बाद जॉब किए। हम जॉब तो डालते ही कि जॉब से पूछो है ना, हॉबीज भी पूछो। तो हम बताया कि उसके बाद सर एमए इन सोशियोलॉजी कर रहे हैं, उसमें कर ही रहे थे, अभी भी कर ही रहे हैं, 1 साल गैप हो गया है। तो उसको बताते हैं कि ताकि वो में अच्छा है तो बताओ, कि आप उससे सवाल पूछ सकता है। एमए इन सोशियोलॉजी मीन्स आपको सोशियोलॉजी का अच्छा नॉलेज है, तो बता सकते हो। और बेचन देखो, इंटरव्यू क्या होता है, अपने आप को बेचना है वहां पे, अपने आप को कैसे सेल करते हो। जैसे कि ये बेचना है मोबाइल, अरे इधर से भी कैमरा, इधर भी कैमरा, इधर भी कैमरा है, पानी में गिर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो आपके पास क्वालिटी है, वहां पे दिखाओ। कई लोग बोलता है कि क्रिकेट मेरा हॉबी है, बहुत क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं रखेंगे। अरे उसमें तुम्हारे पास दिल से जुड़े हो तो रखो उसको, क्या पूछेगा तो इस पे वो नहीं जा सकते। दिव्य कीर्ति सर का डायलॉग है ना, सेलेक्ट करना होगा ना तो तुम्हारा मामा का नाम पूछेगा, अगर सेलेक्ट नहीं करना होगा तो इंटरव्यूअर अपने मामा का नाम पूछेगा। लो बताओ तो वो चीज है। और कोई इश्यू इसमें? नहीं सर। और किसी को कोई डाउट? हेलो सर। हम्म, आपके ग्रेजुएशन के बारे में कितना क्वेश्चन अराइज, ग्रेजुएशन के बारे में कितना क्वेश्चन अराइज करता है सर? ये जो यूजुअलेस क्वेश्चन लगभग। है, डिपेंड करेगा उसके मूड पे। ओ। ग्रेजुएशन से मेरा कुछ कुछ नहीं पूछा, यही पूछा कि ग्रेजुएशन मतलब बीटेक है ना, ऑप्शनल नहीं। तो वो पूछा यस। था कि इंजीनियरिंग क्या होता है, लो इंजीनियरिंग का क्या यूज है, लो बस इतने। उसको पता है कि 3-4 साल हो गया इसका पढ़ा हुआ, क्या बताएगा ये। हाँ लेकिन जनरल बात है, जैसे कि अभी हम मेरा ईसी है, तो 5G क्या होता है ये पता होना, वर्चुअल करेंसी क्या होता है ये पता होनी चाहिए, सुपर कंप्यूटर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है ना, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ना, बिटकॉइन क्या है ना, इस तरह की चीजें होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, 5G आने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बेनिफिट तो पता रहता है सब, प्रॉब्लम्स क्या होंगे। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये कहाँ से सीखोगे? पेपर। ट्रस्ट में, अनलेस अनटिल आप पेपर नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत टफ है एग्जाम को वो करना। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन पेपर पढ़ोगे तो बहुत सारा चीजें आसानी से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी। एनी डाउट? कभी सोचा ही नहीं इंटरव्यू बारे में तो डाउट क्या होगा? सोचो भाई, पहले से ही सोच के रखो इंटरव्यू। खाली पीटी के लिए पढ़ना है तो मत पढ़ो, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो पढ़ो। कई लोग होगा इसमें सिर्फ पीटी के लिए पढ़ रहा होगा, हमको पता है, लेकिन पीटी के लिए मत पढ़ो, सिलेक्शन के लिए पढ़ो। कि सर पहले हमारा पीटी हो जाए तो देखेंगे, अरे ऐसे थोड़ा ना होता है। कई लोग से बात करते हैं, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए, हमें सेलेक्ट होना है। पीटी 10 बार निकालने से क्या होगा? सिलेक्शन के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच, कलेक्टिव इफोर्ट, पीटी मेंस इंटरव्यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इसमें एक्चुअली जो मीडियम होता है, जैसे आप एंट्री करते हो, तो क्या ये लैंग्वेज को लेके, जैसे इंग्लिश मीडियम में है या फिर हिंदी मीडियम में, किस में टॉक करना चाहते हो, या कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ गया था? हाँ हाँ, हम अपना बताते हैं। मेरा इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में लिखे हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, बट हम उतना इन्फ्लुएंट नहीं है कि इंग्लिश में जवाब दे सके। तो हम डिसाइड किए थे कि हिंदी में देना है, ठीक है। और आप इंग्लिश में भी दे सकते हो जिसको भी मन है, बट आप बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको हिंदी आनी चाहिए। तो हमारे अनुसार से कि हिंदी का नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में देना है तो हिंदी में दे सकते हैं। आप जैसे इंटरव्यू बताओगे, हम जैसे बोलते हैं राइटिंग ऑन सलम्स मेरा हॉबीज है, तो राइटिंग ऑन सलम ये वर्ड बोलने की बात है कि वो अब जितना भी टेक्निकल वर्ड पूछेगा ना हमसे, वो इंग्लिश में पूछता है। ओके। मेरा हॉबीज सोशियोलॉजी, अगर बोलते समाज शास्त्र है, फिर वो किनशिप नहीं पूछ के पूछता है रिश्तेदारी क्या होता है। हम्म। अगर हम बोलते हैं कि मेरा ऑप्शनल
समाज शास्त्र है, तो फिर बोलता है समाज शास्त्र क्या है। और हम बताया कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो फिर बोला कि वो सोशियोलॉजी क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जिस टोन में आप बात करोगे वही टोन में वो बात करेगा। तो अगर आपको लगता है, जैसे पूछता है कि बताओ अमर आप अपने बारे में बताओ, तो माली समझ ही नहीं पाए, बोले कि सॉरी सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज मतलब इस तरह से करना है ना, हम समझ नहीं पाए, इंग्लिश में बोलना है। तो फिर वो इंग्लिश नहीं बोलेगा वो। तो ये ओके चीज ओके। वहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आप नहीं सुनोगे तो फिर वो दोबारा भी बोलेगा। एक इस बार का एक टीचर का आवाज ही हमको क्लियर नहीं नजर आ रहा था, या तो उसके बारे में नॉलेज कम था या उसका आवाज ही क्लियर नहीं था। तो हम जैसे बोले कि सॉरी सर, जैसे सॉरी सर बोले फिर दोबारा बोल दिया, उसको पता था कि हम समझ नहीं पाए। नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज। ओके। एनी क्वेश्चन? मेरा जैसे आपका बीटेक है ग्रेजुएशन में, तो इंजीनियरिंग का यूज तो है ही, मतलब हर जगह टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। पर अगर हम अपना सोचते हैं, जैसे मेरा आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताते हैं तो क्या मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, मतलब मॉन्यूमेंट कौन बनाया, ये सब, या नहीं बताते हैं। तो हमको आइडिया है उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम काम उसी फील्ड में किए। तो सबसे पहला कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग तुम्हारा काम है। हाँ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग होता है वो। हाँ, तो आर्किटेक्चर अपने आप में कुछ नहीं होता है, वो प्लानिंग से रिलेटेड होता है। आर्किटेक्ट करना मतलब प्लानिंग करना, फ्यूचर में कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका यूज जबरदस्त है आज के डेट में। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का यूज बहुत बहुत जरूरी है। स्लम रिहेबिलिटेशन में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का बहुत जरूरी है। मास हाउसिंग पे बहुत जरूरी है। प्लानिंग का यूज जहाँ पे अर्बन में जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वहां पे प्लानिंग की बहुत जरूरी है। कि जैसे कि एक यहाँ पे जैसे पटना ले लो, अब पटना में क्या है कि आपको इतना ड्रेनेज सिस्टम घटिया है यहाँ पे कि जमा हो जाता है पानी। अब उसके लिए क्या आर्किटेक्चरल डिजाइन दोगे आप क्या प्लानिंग करोगे? तो अर्बन प्लानिंग में भी इसका यूज है, अर्बन आर्किटेक्चर में इसका यूज है, वेस्ट मैनेजमेंट में इसका यूज है। तो इस तरह से आप एक अप्रोच दे दिए आपको, तो आप ऐसे सोच सकते हो। स्लम आइडिया लग गया। अपग्रेडेशन में, ठीक है ना, गरीबों के लिए जो घर बन रहा है उसके लिए आप कैसा डिजाइन दो ताकि वो अफोर्डेबल हो सके। गांव लेवल पे जाके आप एक ऐसा डिजाइन दें जो कि कम पैसे में बन सके और स्ट्रांगली बन सके। अब नॉर्थ ईस्ट में बिहार के जो बाढ़ आता है हर बार, आप वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप है, आप वहां पे काम कर सकते हो। वहां पे प्लानिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन देंगे, जो फ्लड भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वैसे कर सकते हो, बने हैं। इस तरह से 4-5 पॉइंट आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। आप अपना सोच लेना, हमारे अनुसार से ये है। ये नहीं कि मेरा वो कर लेना, नहीं। आप अपना अपना बी ऑनेस्ट, अपने से रखो, तभी वहां जवाब दोगे। किसी का चोरी से वहां नहीं चलता। हाँ, वहां से इंस्पायर हो रहे हो और उसके बाद काम करो। मतलब हर चीज इन्वायरमेंट से जोड़ लेना है, जो भी चीज है सोशल से जोड़ लेना है आपको, नहीं, जो भी सराउंडिंग में हो रहा है। पहले आप देखो कि एक एसडीएम क्या करता है या डीएसपी क्या करता है। ये इस पे वीडियो है, हम आप एक ग्रुप में भेजे हैं, आप शायद नहीं देखे हैं। आप लोग देखिए वो वीडियो को कि एसडीएम का काम क्या होता है और आपका क्या काम है, उसी तरह काम जोड़ देना है कोई भी चीज। अच्छा। यूज ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, जो एसडीएम करता है वही उसी में यूज है। यूज ऑफ इंजीनियरिंग क्या है, जो एसडीएम करता है वही यूज है। अब कैसे कनेक्ट करते हो, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आप पहले ये समझो कि एसडीएम करता क्या है और आपको क्यों बनना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एनी मोर क्वेश्चन? सर जैसे आप बोल रहे हैं कि एसडीएम क्या करता है, तो मतलब क्या उन लोग का रोल है, उसका कुछ बता सकते हैं कि क्या हाँ वो लोग बिल्कुल कैसे बिल्कुल क्या बिल्कुल काम बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल। एक सेकेंड। आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, इट इज डिस्ट्रिक्ट का हेड, समझो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। उसी तरह एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। वो डिवीजन में हेड होता है।
इसका 4 इंपॉर्टेंट काम, बहुत सारे काम है, हम 4 का ही चर्चा करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि रटा हुआ है मेरा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफिसर है ये, डेवलपमेंट का काम कर, डेवलपमेंट में क्या, जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करता है, उस स्कीम को रिव्यू करता है ना, कहाँ पे कमी है वो सब काम करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक साथ लाके जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसको करते हैं। इज द मजिस्ट्रेट होता है, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। जैसे कि कहीं पे लड़ाई हो गया तो वहां पे पुलिस भी जाएगा और एसडीएम भी जा सकता है ना, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। इसमें और बहुत सारी चीज है, बट छोटा छोटा बता रहे हैं। और इसका काम क्या है सर जैसे आप बता रहे थे कि सर जैसे आप बता रहे थे कि कहीं पे कोई दंगा हो गया तो फिर मतलब जैसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि कहीं पे कोई दंगा हो गया तो फिर आप वहां पे कैसे उसको हैंडल करेंगे, तो इस चीज में मतलब कैसे बोलेंगे वहां पे? हाँ, वो उसका आंसर है मेरे पास, तो उस पर आते हैं, थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद ये क्राइसिस मैनेजमेंट में काम करता है। क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब दंगा, डिजास्टर हो जाना, डिजास्टर मतलब वो फ्लड उलड। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है, मतलब सब डिविजनल कलेक्टर, मतलब टैक्स कैसे कलेक्ट होना चाहिए, इस पे काम होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट हम रटे हुए हैं, ठीक है ना, आप अपना अलग रट लेना या जो भी चीजें हैं। वैसे आप बनोगे तो वहां पे जाओगे तो पता चल जाएगा आप लोग को, है ना, तो वो चीज है। Yes, तो उसके बाद अब एक क्वेश्चन है कि हम जो प्रिपेयर किए हैं कि कहीं पे दंगा होता है, रियोट होता है, राइट्स होता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका हम एक दिल्ली में जो कंट्रोल हुआ था, है ना, राइट, उससे वहां से इंस्पायर्ड हम सीखे हैं। तो 3-4 चीजें होता है। पहले राइट होगा तो आपको कहीं से पता चलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा, उसके बाद कंट्रोल करना। तो सबसे पहला है कि इंफॉर्मेशन लेवल पे काम करना चाहिए कि राइट क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन सा वो चीज है ना, इस लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे काम करनी चाहिए, है ना। आपके जो सोर्सेस है वहां से इंफॉर्मेशन पता करोगे तुरंत। उसके बाद हमें जो रिसेंट करें नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है उसको अलर्ट करना है, दंगा होने वाला या दंगा हो गया, चलो फट से, इस तरह से अप्रोच होना चाहिए। इंफॉर्मेशन लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हुआ है। उसके बाद क्या है कि हमें जो कन्वीनियंस होता है, जैसे कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे कि तुरंत हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना ताकि वहाँ मेडिकल सर्विसेज वहाँ जा सके, समझ रहे हैं ना, मेडिकल सर्विस, एम्बुलेंस वगैरह वहाँ जा सके, कुछ ऐसा होता है तो समझ, तुरंत आपको सर्विलियंस पे ध्यान देना होगा, कौन किया, कैसे भाग रहा है, क्या हो रहा है, मेडिकल से वो जाए, फायर ब्रिगेडियर वहाँ पे जाए, आग वो लग गया तो फट से अलर्ट करना है, अगर दंगा हो रहा है तो फट से, या होने वाला है फिर भी यही चीज आपको रखना है, अगर हो गया है तो मतलब होने वाला है तो ये सब अलर्ट रखना है, हो गया है तो ये सब तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। फिर आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है कि दंगा के पीछे जनरली रूमर होता है, और रूमर को हमें लोगों को सोशल मीडिया का यूज करके बता देंगे कि ये जो फैल रहा है ये रूमर है, ये चीजें आप इस पे विश्वास मत करो। मेरी बात समझ रहे हैं, ये सारे चीजें कलेक्टिवली काम करना है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि आपको इंफॉर्मेशन लेवल पे कलेक्टिव काम करना अप्रोच। है, आपको लॉजिस्टिक लेवल पे काम करना है, आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम करना है, आपको कम्युनिकेशन लेवल पे काम करना है, लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हेलो। यस सर, यस। हाँ, इस तरह से एक रेडीमेड आंसर है, आप अपना भी आंसर बना सकते हो, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन वो थिंकिंग एबिलिटी, और जितना आप दंगा को समझोगे, उसको कंट्रोल कैसे होता है वो समझोगे तो आप अपना बना सकते हो। को बहुत सारा मूवी से भी आप इंस्पायरेशन ले सकते हो, ठीक है ना, कैसे दंगा कंट्रोल हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी का रिपोर्ट ठीक है, है वहां सर। से हम चोरी किए और रट लिए, और अच्छी है, अच्छा है चीजें, ठीक है ना। हाँ, तो और कोई किसी क्वेश्चन है? 2 मिनट बचा हुआ है, अदरवाइज हम स्टॉप करेंगे। हेलो, ठीक है, आज तो वो हो गया। अब हम लोग एक
पीटी को देखते हुए, सर्टेन पीटी को देखते हुए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करेंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग के साथ शेयर करेंगे 1 या 2 दिन में, ठीक है ना? तो वो चीज़ है ना? तो वो पैनिक नहीं होना है ना? जो भी छूटा है फिर से एनर्जी लाना है, और ट्रस्ट मी, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप जो चीज़ें हम लोग फोकस कर रहे हैं अगर उस तरह से होता है तो आपको सिलेक्शन में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना? तो वो चीज़ है। ट्रस्ट में जितने भी चीज़ शेयर किए हैं ना, आपको ट्रस्ट करना होगा, तभी काम आएगा कि हम ये ऑनेस्टी से बता रहे हैं, किसी को बरगला नहीं रहे हैं। ये सारा चीज़ पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कोई ये नहीं है कि यही कीजिएगा तो होगा। ये चीज़ है कि और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ हम जो भी चीज़ें हैं, किसी को भी बरगलाने या कोई बायसनेस नहीं है मेरे अंदर, कि नहीं हम ये करेंगे किसी का नहीं, वो चीज़ है। ट्रस्ट में ये सारा ओरिजिनलिटी है मेरे अंदर, ऑनेस्टी है, उस अनुसार से बताएं, जो हम फील किए हैं वही बताएं। कोई भी इसमें बायसनेस नहीं है, कोई भी प्रिजुडाइज नहीं है, स्टेरियोटाइप कुछ भी नहीं है। और हमेशा इंटरव्यू में एक वुमेन एंगल जरूर डालना, जैसे कि दंगा हो रहा है सर, वुमेन के लिए अलग से फैसिलिटी रखेंगे। दंगा का सबसे वुमेन के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, ये भी एंगल रखना आप, ठीक है ना? तो ये चीज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? और जो भी चीजें हम जल्दी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ठीक है? ठीक है ना? कोई तो यस बोल दो। ओके, बाय ठीक है, बाय। बाय।